हेलो दोस्तों, आपका सागर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, आपका सागर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, 12th की क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन का सेकंड चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, कौन सा है, सेकंड माने सॉरी फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट है और इसके अंतर्गत हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व है उनके बारे में बढ़ाने वाले हैं। किस पोषक तत्व से कौन सी चीज, अगर पोषक तत्व अगर वो चीज डाल दी जाए, अगर पौधे को मिल जाती है तो वो क्या रिएक्शन करता है, और अगर वो चीज नहीं होती तो क्या उसमें विकृतियां या क्या कमियां आ जाती पौधे में जिसके कारण वो खराब हो जाता। तो वो चीजें आज इसके चैप्टर के अंदर अपन जानेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। और जी इस बार एमपी बोर्ड को के बच्चे जितने भी हैं और ऑल इंडिया में भी हैं जितने भी बच्चे, उन सभी को एक क्लास फ्री मिलने वाली है। यूट्यूब पर सागर क्लासेस चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पर फ्री में मिलेंगी, ठीक है ना। उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी तैयारी कराई जाएगी 12th की, 11th की, ताकि आप आने इसके बाद बीएससी करोगे तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम कराने वाले हैं ताकि आप 11th-12th की तैयारी के साथ साथ आप प्री एग्रीकल्चर जो एमपी में होता है पीएटी, आईसीआर का होता है, बीयू का होता है, बीएचयू का होता है, यूपी कैडेट का होता है, जेट राजस्थान होता है, सीयूटी, ये तमाम एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी करने के लिए। इससे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है आपको, ठीक है ना। तो इनकी तैयारी भी आप क्या है 11th-12th की तैयारी के साथ साथ कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। चैनल का नाम क्या है, सागर क्लासेस निवाड़ी, जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास उपलब्ध कराता है। जिन भी स्टूडेंट को अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो वो आप निवाड़ी के अंदर आ जाइए, एक स्थानीय दृष्टि लाइब्रेरी के पास में बगल में, और राय कॉलोनी निवाड़ी थाने के पीछे, राय कॉलोनी दृष्टि लाइब्रेरी के बगल में, ठीक है ना। तो ये अपना स्थान हो गया जहाँ पर आप ऑफलाइन तैयारी करने के लिए आ सकते हो, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जानकारी के अंतर्गत मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे क्या है, आपको यहाँ पर उर्वरक फर्टिलाइजर दिख रहे हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एनपीके है, एनपीके कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या है, आपको ये तमाम प्रकार के फर्टिलाइजर आपको बाजार में मिल जाएंगे। इनके द्वारा क्या है, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो पौधों को प्राप्त होते हैं, और उनसे फिर क्या है भी अच्छा रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या है उनका उत्पादन अच्छे से देते हैं। पौधे क्या है अच्छा उत्पादन देते हैं, उनका शरीर आकार बेहतर रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर इनकी कमी हो जाती है तो तमाम प्रकार की विकृतियां आपको देखें, कमियां देखो यहाँ पे जल रहा है, पोटेशियम की तत्व की कमी से, फास्फोरस की कमी हो जाती है तो यहाँ पर नीला थोड़ा कोने पर कमजोर हो जाते हैं पत्ते। वहीं पर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पीले तत्व हो जाते हैं, यानी पीले पत्ते पड़ जाते हैं। तो ये तमाम ये मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोषक, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के आपको यहाँ पर पूरे जो 16 पोषक तत्व हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है ना। अभी इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन है पादप पोषण किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप पोषण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो पादप पोषण, पादप पोषण इस चैप्टर का नाम है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमें, देखो परिभाषा भी पढ़ेंगे, इसके अंदर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी पढ़ेंगे, पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी पढ़ेंगे, क्यों अनिवार्य है पोषक तत्व, अगर ना दे तो क्या काम चल जाएगा, नहीं। तो उनके बारे में आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के रूप पढ़ेंगे, कार्य एवं कमी के लक्षण पढ़ेंगे, कौन सा पोषक देते हैं तो कौन सा काम हो जाता है, अगर कमी हो जाए तो क्या है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली का परिचय पढ़ेंगे, उसका महत्व पढ़ेंगे कि क्या होता है एकीकृत प्रणाली। ये तमाम इसका इस चैप्टर का ये क्या है सिलेबस है। तो इस सिलेबस के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम। इनको इस पार्ट को 2 क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंतर्गत, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। शब्द को ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है पादप पोषण का। अधिकांश खनिज
जो कि पौधों की वृद्धि व परिवर्धन यानी विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। क्या होते हैं? उनकी वृद्धि विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। वे चट्टानों के टूटने एवं क्षरण से पौधों की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं? जब बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जब चट्टानें टूटती हैं, उनका क्षरण होता है, तब वे क्या है, घुलनशील अवस्था में आकर और क्या है, जड़ों के माध्यम से पानी की सहायता से पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि ये चट्टानों में उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, सभी खनिज क्या है, चट्टानों में उपस्थित होते हैं प्राप्त, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा गया। क्या कहा गया? खनिज पोषण कहा गया। ठीक ना? तो बात समझ गए जी, उसका इंट्रोडक्शन है, थोड़ी सी जानकारी थी। अब इसके आगे देखिए, देखो पादप पोषण की परिभाषा क्या है जी। आपको इनपुट में बहुत मुश्किल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, और ये बहुत ही सरल है और ये मुख्य है। यह वह विधि जिसके द्वारा पौधे अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन हेतु यानी ग्रोथ के साथ साथ विकास में खनिज तत्वों का है अवशोषण, खनिज तत्वों का अवशोषण तथा उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? खनिज तत्वों का अवशोषण यानी उनका शोषण करते हैं। कहाँ से? जड़ों के माध्यम से, और उपयोग करते हैं, और खनिज पोषण या पादप पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पादप पोषण या खनिज पोषण कहलाते हैं। ठीक है ना? बात समझ गए दोस्तों? तो इनकी वृद्धि एवं विकास के लिए क्या है, पौधे को दिए जाते हैं, जो जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं, पानी की सहायता से जड़ों के द्वारा ये उपलब्ध हो जाते हैं पौधों को, और फिर ये क्या करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं और विकास करते हैं। इसके साथ उत्पादन भी बढ़िया आता है। ठीक है ना? तो ये क्या होगी, इसकी परिभाषा याद कारक में, वह विधि जिसके द्वारा पौधे अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए खनिज तत्वों का अवशोषण तथा उपयोग करते हैं। जी यहाँ से शब्द, ये शब्द कहा हटा दो, ये शब्द क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है परिभाषा के अंतर्गत, तो इसको गायब करना। ठीक है ना? तत्वों का उपयोग, अवशोषण या उपयोग करते हैं। ठीक है ना? ये शब्द क्या है, गड़बड़ हो गया यहाँ से। ठीक है ना? जिससे क्या है, आपको परिभाषा याद करने में समस्या हो रही है। ठीक है ना? तो उपयोग करते हैं, जिससे हम क्या है, पादप पोषण या खनिज पोषण कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? समझ गए ना इस बात को? आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है? अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, यानी तत्व क्यों अनिवार्य है, इनके क्या नियम है, कसौटी है। तो एक वैज्ञानिक साहब है, उन्होंने नियम को बताया था। ठीक, तत्व पौधे की कायक वृद्धि यानी ग्रोथ, पौधे की पत्ता बढ़ाना, तना का आकार बढ़ाना, तो ये कायक वृद्धि जनन के लिए आवश्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनन के लिए आवश्यक है। ठीक है ना? और इसकी अनुपस्थिति में एक क्रिया रुक जानी चाहिए, तभी तो कसौटी मानी जाएगी। ठीक है? अनिवार्यता की कसौटी। ठीक है ना? अगर आवश्यक है, तो अगर इनकी उपस्थिति ना हो यानी उनकी कमी हो जाए, तो ये क्रियाएं क्या हो जाती है, रुक जाती हैं। ये बताया गया है। तत्व का पौधे के उपचयन या जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, प्रत्यक्ष उपयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका डायरेक्ट उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अप्रत्यक्ष रूप से दूसरा पोषक तत्व दिया तो इसकी पूर्ति हो जाए। जिसकी द्वारा जौन सी कमी हो रही उसी तत्व को डालेंगे तब इसकी पूरी होगी। तत्व किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित ना किया जा सकता है, यानी दूसरा तत्व दो तो तीसरे, जैसे मान के चलो नाइट्रोजन से पत्ते पीले पड़ रहे हैं, नाइट्रोजन की कमी से क्या है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, आप फास्फोरस दे दो तो क्या पत्ते हरे हो जाएंगे? नहीं। जिस तत्व की कमी से हो रहा है तो उसी तत्व को डालना ही पड़ेगा, तब वो क्या है, विकृति दूर होगी। कुछ विशेष जैविक क्रियाएं केवल उसी तत्व की उपस्थिति में होती हैं। जो क्रिया पौधों के अंदर हो रही ना, तो वे विशेष स्थिति यानी उसी तत्व की उपस्थिति में होना संभव है। जैसे के लिए उदाहरण के लिए मैग्नीशियम क्लोरोफिल का घटक है, यानी पौधे में हरापन आता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है।
अगर मैग्नीशियम ना हो तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा, और क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। ठीक है, अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। यानी पौधा क्या है, अगर पौधा का पत्तियां पीली पड़ जाएंगी या और कोई कलर की हो जाएंगी तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई तो क्या पौधे वृद्धि कर पाएंगे, भोजन नहीं बन पाएगा। ठीक है, आगे का विकास रुक जाएगा। ठीक है ना। इस कार्य के लिए मैग्नीशियम को किसी अन्य तत्व से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यानी आप डाल दो, जैसे मैग्नीशियम की कमी है, आप कॉपर सल्फेट अन्य पोषक तत्व डाल दो तो क्या मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाएगी, नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा अगर मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम को ही डालना पड़ेगा, तब वो विकृति या एक कमी पूरी हो सकती है। ठीक है ना। तो बात समझिए, अनिवार्यता की 3 कसौटी हैं, इनको विशेष मोस्ट है, इंपोर्टेंट है, इनको याद करना आवश्यक है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्वेश्चन, हमें मानता हूं, लेकिन इसको याद करना इंपोर्टेंट है। क्या है, इसको याद करना इंपोर्टेंट है। आगे इस पॉइंट के बारे में डिटेल से समझ जाओगे जब क्या है आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, तो आपको सारे क्वेश्चन को क्या है अच्छे से समझ में आने लगेंगे। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आवश्यक तथा अनावश्यक तत्वों का वर्गीकरण। क्या है, आवश्यक अनावश्यक तत्वों को, जो मतलब पौधों के लिए आवश्यक है, अनावश्यक जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है उन्हें हम अनावश्यक तत्व कहते हैं। किसी न किसी रूप में क्या उपयोग में आते हैं वे आवश्यक हो गए, जो पौधे के किसी भी कार्य में आते नहीं आवश्यक, या उनके द्वारा कोई भी कमी देखी नहीं जाती पौधों के अंदर, तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, अनावश्यक तत्व कहते हैं। ठीक ना। तो पौधों में पाए जाने वाले तत्वों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। आवश्यक तत्व यानी पोषक तत्वों को आवश्यकता के अनुसार हमने 2 आवश्यक पोषक तत्व और अनावश्यक तत्व। सबसे पहला क्या है, आवश्यक तत्व। ठीक है ना। ऐसे तत्व जो किसी पौधे की सामान्य वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है। क्या है, पौधे की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आवश्यक तत्व या अनिवार्य तत्व या क्रियान्वित तत्व कहलाते हैं। जी इतनी क्या होगी, अपनी परिभाषा होगी। क्या होगी, इतनी परिभाषा होगी। ठीक है ना दोस्तों। यानी ऐसे तत्व जो किसी पौधे की सामान्य वृद्धि, जो विरोध करने के लिए, विकास के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक तत्व या अनिवार्य तत्व या क्रियान्वित तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों में से किसी एक की कमी होने पर पौधे में क्या होते हैं, विकार यानी कमी, डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, हो जाते हैं, और वह विकार उस तत्व की पूर्ति करने पर ही दूर होता है। क्या होता है, अगर नाइट्रोजन की कमी से अगर पत्तियां पीली पड़ रही तो नाइट्रोजन डालना ही पड़ेगा, तब वो क्या है, पत्तियां हरी होंगी। ये तत्व पौधे की उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आवश्यक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवश्यक तत्व। ठीक है ना। खनिज तत्वों को पौधे के लिए उनकी आवश्यकता मात्रा के आधार पर वर्गों में बांटा गया। यानी आवश्यक तत्वों को हमने क्या है, उनकी जितनी मात्रा के, किसी पोषक तत्व की ज्यादा पौधे को आवश्यकता, किसी की कम होती है, उसके आधार पर हमने आवश्यक पोषक तत्वों को क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। तो आगे देखते हैं। ठीक है ना। तो आगे सबसे पहला वर्गीकरण के अंतर्गत हमने इन्हें 2 या 3 वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण देखते हैं। ठीक ना। गुरु या दीर्घ आवश्यक तत्व, यानी दीर्घ का मतलब होता है अधिक, बड़ा। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा होता है, तो मुख्य या बड़े तत्व। तो इन तत्वों की इन तत्वों की पौधों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं उनकी पौधों को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सेक्स एवं नोक होते हैं
1860 में इनने इस वर्ग में 10 तत्वों को रखा गया। जितने 16 तत्व है ना, 16 तत्व में से दीर्घ पोषक तत्वों के अंतर्गत कितने पोषक तत्व रखे गए? 10 रखे। ये तत्व निम्न है। सबसे पहला कार्बन तत्व, हाइड्रोजन तत्व, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम। पौधे के लिए प्रत्येक 1 ग्राम सूक्ष्म भार में इन तत्वों की मात्रा कम से कम 1 से मिलीग्राम होनी चाहिए। कितनी होना चाहिए? पौधे का सूक्ष्म भार देखा जाए तो 1 ग्राम सूक्ष्म भार में इनकी कम से कम 1 मिलीग्राम होना आवश्यक है। ठीक है ना? तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? दीर्घ पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? दीर्घ पोषक तत्व कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इसके तरह याद रखना कितने पोषक तत्व आते हैं? 10 पोषक तत्व आते हैं। कितने? 10 आते हैं। और इसको वर्गीकरण किसने किया? सेक्स और नॉन ने। किसने किया था? सेक्स और नॉन ने। अब नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म लघु पोषक तत्व यानी छोटे पोषक तत्व। अब कितने बचे हैं? आपके 10 हो चुके, पूरे टोटल कितने हैं? 16 है। 16 में से अब बचे कितने हैं? 6। तो 6 इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। इन तत्वों की पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती। क्या होती? कम मात्रा। पौधे एक तत्व 1 ग्राम सूक्ष्म भार में इन तत्वों की मात्रा 0 से 1 मिलीग्राम के बराबर या इसमें कम होती है, यानी नाम मात्र की मात्रा होती है या फिर इनकी देखी ही नहीं जाती मात्रा। सूक्ष्म तत्वों की संख्या 6 होती। कितनी होती? 6। दीर्घ के अंदर कितने आ गए? 10 और इसके अंदर कितने आ गए? 6। तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। देखते हैं मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। कौन सा होगा? मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये तमाम क्या है आपके? कितने हो जाते हैं? 6 पोषक तत्व हो जाते हैं। इनके पौधों को नाम मात्र में यानी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इन तत्व ट्रेस या सूक्ष्म मात्रक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म या ट्रेस तत्व कहलाते हैं। ठीक है। पौधों में इन तत्वों की मात्रता दीर्घ तत्वों से कम होती है। क्या होती है? इनकी वैल्यू क्या है? जो दीर्घ पोषक तत्व है उनकी तुलना में इनकी वैल्यू क्या है? कम होती है। मात्र क्या होता है? कम होता है। बराबर होता है, लेकिन इनकी मात्रा में यानी क्वांटिटी में कम आवश्यकता होती है, लेकिन वैल्यू क्या है? बराबर होती है। क्या होती है? वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। ये तत्व प्राय एंजाइम की क्रियाविधि यानी पौधे के अंदर जो एंजाइम की क्रियाविधि चलती है वो क्या है कहते हैं? ये सहायक कारक है, यानी एंजाइमों की क्रिया में क्या है? सहायता करते हैं। अथवा धात्विक क्रियाएं के कारक, जो धात्विक क्रियाएं होते हैं उन्हें सक्रिय कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय कारक के रूप में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? आगे चलते हैं। तो इसके अंतर्गत कितने आ जाते हैं? आपके 6 पोषक तत्व आ जाते हैं। इनका महत्व क्या है? दीर्घ पोषक तत्वों के बराबर ही होता है, बस क्वांटिटी में इनकी मात्रा क्या होती है? कम आवश्यकता होती है। ठीक है ना? काम दो सबका बराबर है, इनकी मात्रा पौधे के अंदर कम देखी जाती है। टोटल कितने हैं अपने पोषक तत्व? 16 हैं। 16 में से दीर्घ के अंदर 10 आते हैं और अपने लघु के अंतर्गत यानी सूक्ष्म के अंदर कितने आ जाते हैं? अपने 6 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 6। तो टोटल हो जाते हैं 16। आगे चलते हैं। ठीक ना? अब अगर ट्रेस और ट्रेसर तत्वों में अंतर, ठीक ना, यानी सूक्ष्म तत्व और दीर्घ तत्वों में अंतर क्या है? दीर्घ और सूक्ष्म तत्व में, यानी जो आपके सूक्ष्म तत्व होते हैं उन्हें हम क्या है? ट्रेस कहते हैं, और जो अपने दीर्घ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेसर। आगे देखते हैं इनमें पहला वर्गीकरण क्या कह रहा है। देखो, पौधों को इन तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अभी पढ़ के आए ना
कि पौधों को सूक्ष्म यानी ट्रेसर तत्वों की मात्रा कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पौधे इन्हें मृदा से अवशोषित कर लेते हैं। यानी आपको ये जमीन के अंदर डालने की आवश्यकता नहीं है, इतने मात्रा में ये जमीन के अंदर पहले से उपलब्ध होते हैं। ठीक ना, ठीक ना। आप देखें ट्रेसर के अंदर यानी देह पोषक तत्व के ये रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। क्या होते हैं? रेडियोधर्मी होते हैं, जो किसी उपापचयी क्रियाओं का पथ ज्ञात करने के लिए पौधों को बाहर से दिए जाते हैं। यानी आपको डीएपी यूरिया के रूप में आप बोरी डालते हैं, जिसमें क्या है नाइट्रोजन फास्फोरस तत्व होते हैं, ये काय में आते हैं? आपके देह के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम ट्रेसर कहते हैं। पौधों द्वारा सामान्य रूप से उपापचयी क्रियाएं की जाती है। ठीक है, इनकी उपस्थिति को पौधों में देखा नहीं जाता है, देखा नहीं जा सकता। क्या मतलब है? जब पौधे के अंदर देख रहे हैं 0 से 1 मिलीग्राम या बिल्कुल भी इनकी मात्रा नहीं देखी जा सकती, यानी उपस्थिति देख नहीं सकते हो। ठीक ना, रेडियोधर्मी होने के कारण इनकी उपस्थिति चिन्हित की जा सकती है, चिन्हित की जा सकती है। यानी इनकी जैसी कमी हो जाती है, उपस्थिति कमी, अगर मान के पौधे में देखो कि बेकार आ गया, यानी नाइट्रोजन पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है, फास्फोरस से क्या जड़ें तना कमजोर हो जाता है, तो जिसके अंदर इनकी उपस्थिति अगर जी डाल दिया जाए तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगता है, अगर कमी हो जाती है डाउन मार जाते हैं, पौधे के कमजोर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इनकी उपस्थिति देखी जाती है। उदाहरण के रूप में आपका बोरोन आएगा, मैंगनीज आ गया, जिंक आ गया, कॉपर आया, क्लोरीन आएगा, मोलिब्डेनम। तो ये अपने क्या है? ट्रेसर तत्व हैं, ट्रेस तत्व है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ये ट्रेसर यानी देह पोषक तत्व है, इसकी वजह आपका आ जाता है कार्बन आ जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम आ जाता है, सल्फर आ जाता है और नाइट्रोजन आ जाता है, सोडियम। ठीक है ना, तो ये तमाम आपके क्या आ जाते हैं? पोषक तत्व आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये अंतर क्या है? मोस्ट है आपका पेपर के लिए, क्या है? मोस्ट है। क्वेश्चन आएगा ट्रेस और ट्रेसर तत्वों में क्या लिखिए? अंतर लिखिए। तो ये आपका अंतर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर की दृष्टि से, तो याद रखना। क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में भी पूछ सकते हैं, निम्न में से बताइए कौन सा ट्रेस तत्व है। तो इसमें से आपको 4-5 आपके ट्रेसर से रख देंगे, 3 और 1 रख देंगे कहाँ से? ट्रेस से। तो आपको उसमें से ऑप्शन में आंसर आया, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है और क्या है आपके पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है 2-3 नंबर में। ठीक है, तो एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो अनावश्यक तत्व यानी ऐसे तत्व जिनकी पौधों को आवश्यकता नहीं होती है, अगर इनके पौधे अगर इनके अंदर हैं या इनकी कमी हो जाए तो पौधे पर कोई मतलब प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। ऐसे तत्व जो किसी पौधे की सामान्य वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, अनावश्यक तत्व कहलाते हैं। ये क्या होती है? अभी परिभाषा हो जाती है, ये तत्व पौधे की संरचना व उपापचयी क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, यानी जो अंदर पौधे के अंदर काम हो रही क्रिया है उनमें क्या है? भाग नहीं लेते हैं, तथा इनकी कमी या अनुपस्थिति से पौधे में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। क्या होता है? विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इन्हें हम क्या है? मोस्ट नहीं है कोई दिक्कत, ये थोड़ा सी जानकारी के लिए पढ़ा दिया हमने। तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम अनावश्यक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावश्यक तत्व कहा जाता है। ठीक है ना, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं पल्लू। हाँ, तो अब क्वेश्चन आ गया अपना हाइड्रोपोनिक्स तकनीक क्या है। हेलो दोस्तों, हाँ तो कल की किसी के टेक्निकल के कारण क्या है, कल समस्या जिसके कारण पूरी क्लास नहीं हो पाई थी, आज उसको हम पूरा करेंगे। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोपोनिक्स तकनीक। क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोपोनिक्स। ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक है जो मृदा की बिना यानी मृदा के बिना खेती की जाती है। यानी इसमें मृदा के अलावा और जितने भी अवयव में उपयोग किए जाते हैं, जल यूज किया जाएगा, पोषक तत्व यूज किए जाएंगे, लाइट यूज की जाएगी, ऑक्सीजन, यानी तमाम चीजें यूज की, सिर्फ विदाउट मृदा के, यानी बिना मृदा की सहायता से खेती करना ही क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहलाती है। इसको देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स
ग्रीक भाषा का क्या है शब्द है। कहाँ से आया ये शब्द? हाइड्रोपोनिक्स। ग्रीक भाषा से शब्द आया। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाइड्रोपोनिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से शब्द लिया है, जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जल के साथ कार्य करना, यानी जल के साथ करना है, बिना मृदा के सिर्फ जल का उपयोग करना है, ठीक ना। अतः पौधों को उगाने की वे सभी विधियां जिसमें मृदा के अतिरिक्त, यानी मृदा के अलावा किसी अन्य माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उसे हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन कहलाती है। ठीक है ना, बात समझ गए ना। सिर्फ सीधा सीधा उपयोग करना है जल का, लेकिन मृदा का नहीं करना, इसे मृदाहीन संवर्धन कहेंगे, यानी बिना मृदाई खेती। इसके और नाम है परखनली कृषि। यानी परखनली का मतलब है कि परखनली के अंदर क्या है, अपन पौधे को उगाएंगे, उसके अंदर लिक्विड होगा, लिक्विड में क्या होंगे, सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा इसे जल कृषि भी कहा जाता है, इसके रासायनिक बागवानी भी के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है ना। आदि इन शब्दों का इसका उपयोग किया जाता है इस हाइड्रोपोनिक्स के लिए। इसके अंदर किया जाता है ये विधियां विश्व युद्ध के दौरान, यानी जब विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर इस विधि को खोजा गया। दौरान दूरवर्ती, यानी इस अपने क्षेत्र से जो धरातलीय क्षेत्र है उससे द्वीप क्या है, समुद्रीय द्वीपों, ये छोटे छोटे द्वीपों है, वहां पर ये विधि अपनाई गई थी, यानी वहां पर इसका उपयोग किया गया था। ठीक है ना। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है, यानी बिना मृदा की सहायता से क्या है खेती करना, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है। आगे इसको देखेंगे किस प्रकार ये खेती होती है। हाँ, देख सकते हो यहाँ पर क्या है, जल भरा है, इसके बाद इसमें क्या है, आपको जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या है, वायु है, यानी एयर है, इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, ये रूट को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी तमाम चीजें इस पानी के अंदर घोल दिए जाते हैं, फिर इसको पानी को यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक लंबी परत नली की टाइप की है, यानी यहाँ पर प्लास्टिक की लाइन दिख रही है, उसमें क्या भरा है, पानी भरा है, उसके अंदर सभी पोषक तत्व घोल दिए गए हैं। अब जो जड़ें क्या है लटक रही हैं, ये क्या है पोषक तत्व ले रही हैं और पौधा अपना हरा भरा क्या है उत्पादन दे रहा है। ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू एक है, तो आलू पूरा टंगा हुआ है बिना मृदा की सहायता से। इस पर क्या है, जड़ों पर क्या है, स्प्रे द्वारा क्या है पानी दिया जाता है, उसी पानी में न्यूट्रिएंट्स घुले रहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो आप यहाँ पर ठीक है ना। तो ये एक पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में क्या है छोटे छोटे क्या है होल कर दिए जाते हैं, उन होल में क्या है एक जालीदार गिलास रखा जाता है, उस गिलास में क्या है आप सीड डाल दो, सीड डालने के बाद वो क्या है पानी के संपर्क में जाएंगे नमी के में, और तुरंत क्या है अंकुरित हो जाए, और अंकुरित होने के बाद फिर इसकी जड़ें क्या है इस पानी में डूबी रहेंगी और ऊपर पौधा क्या है ग्रो करता रहेगा। इसी विधि को हम क्या है हाइड्रोपोनिक्स। लेकिन यह विधि काफी महंगी विधि है, क्या है ये विधि का है काफी महंगी विधि है, इसे क्या है सभी कोई उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है ना। इसे बड़े पैमाने पर इस पर खर्च होता है, इसलिए इसे सामान्य किसान करना असंभव, यानी इसकी खेती के लिए क्या है बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो बड़े किसान लोग इसके करते हैं, और इसका जो उत्पाद होता है बड़े लोग ही खरीद पाते हैं, क्योंकि जब इतना खर्चा करने के बाद खेती की जाती है तो सामान्य वर्ग के लोग इसे के प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो वहाँ पर देखते हो कितना बड़ा फार्म तैयार किया गया, उसके अंदर क्या है पाइपलाइन बिछाई, उसमें क्या है व्यवस्था की गई है, फिर इसके बाद क्या है खेती की जा रही है। ठीक है ना। इस प्रकार से पाइपलाइन बिछाएंगे, ऊपर जाल बिछाएगा ताकि क्या है ज्यादा लाइट ना मिल सके, यानी प्रकाश की धूप के द्वारा पौधे को नुकसान ना हो जाए। ठीक है ना। और इसके अलावा ऐसा है कि इसे अपन कह सकते हैं पॉली हाउस, यानी इसके ऊपर क्या लगी है पन्नी लगी है। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो बरसात भी कंट्रोल हो जाएगी, यानी विदाउट मौसम में क्या है खेती कर सकते हैं। जैसे मान के चलो जो फसल खरीफ ऋतु में होती है उसे हमें